दोस्तों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ कंजर्वेटिव एंड अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं आगे एक्सप्लेन करने के पहले मैं दोनों का पहले डेफिनेशन देना चाहूंगा। लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान देना, इफ अ वर्क डन अगेंस्ट if a work done against a force can be stored, अगर मैं कोई फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं और वो वर्क को मैं स्टोर कर सकता हूं, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मेरे गर्दन तोड़ने के लिए तुम लोगों ने एक बच्चे को छत के ऊपर उठाए थे, राइट? तो ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तुमने काम किए थे, राइट? और वो काम जो था वो फ्यूचर यूज के लिए तुमने स्टोर किए थे। मेरा गर्दन तोड़ने का जो एबिलिटी डेवलप हुआ था वो तो उसी वर्क के बदौलत हुआ था, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हम परफॉर्म करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हम परफॉर्म करते हैं, देन इन दैट केस वो वर्क को हम फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी क्या होता है, एक डैम में वाटर को स्टोर किया जाता है, वाटर का पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया जाता है, एंड उसके बाद जब हम वाटर को छोड़ेंगे तो तब टरबाइन हमारा घूमेंगे, एंड टरबाइन घूमने पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने वर्क किए थे वो हमने फ्यूचर में टरबाइन घुमाने के काम में इस्तेमाल कर पाए थे या नहीं कर पाए थे? डेफिनेटली हाँ। सो सबसे क्लासिक एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? या फिर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग के अगेंस्ट भी जो हम काम करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डेफिनेटली हमारा स्टोर होता है। तो स्प्रिंग फोर्स भी जो है वो हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, if a work done against a force cannot be stored, अगर हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, then the force is called a non-conservative force। अगर मैं कोई फोर्स के अगेंस्ट काम करूं लेकिन मैं उस फोर्स का जो वो वर्क है, फोर्स के अगेंस्ट का जो मैं काम किया हूं, वो वाले वर्क अगर मैं सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं कर सकता हूं, तो इन दैट केस वो वाले फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका क्लासिक एग्जांपल है फ्रिक्शन। मान लो मैं दोनों हाथ को ऐसे खींच रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, और हम ये भी महसूस कर सकते हैं जो मेरा हाथ जो है वो गर्म हो रहा है, हाँ कि ना? तो अगर मेरा हाथ गर्म हो रहा है तो बेसिकली फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो भी वर्क मैं कर रहा हूं वो हीट के फॉर्म में डिसिपिटेट हो जा रहा है, यानी सिस्टम से निकल जा रहा है। तो इस कारण पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का और एक नाम है डिसिपिटिव फोर्स। और इस चीज का सबसे क्लासिक एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। इस चीज का सबसे क्लासिक एग्जांपल है
फ्रिक्शन फोर्स, राइट। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा वर्क हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क जो है वो हमारा स्टोर होगा। अब सवाल ये उठता है वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो बहुत सिंपल बात है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स work done is stored as potential energy of the system। जो भी हम उस फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स सी, बहुत सिंपल सी बात है, ये मेरा अर्थ है, अर्थ के सरफेस में एक पार्टिकल रखा हुआ है ऑफ मास m। मैं सरफेस से कुछ r वेक्टर के दूरी पे, सरफेस से कुछ r वेक्टर के दूरी पे मैं इस पार्टिकल को लेकर जाना चाह रहा हूं। तो इस टाइम पे इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये सिस्टम के ऊपर, ये सिस्टम फोर्स लगा रहा है पार्टिकल के ऊपर, तो एफ वेक्टर क्या होगा, mg इंटू आर कैप, बट आर कैप तो मेरा अपवर्ड है, राइट। तो अब अगर मुझे बहुत धीरे 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 इस पार्टिकल को ऊपर लेकर जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स डेफिनेटली मेरा जो सिस्टम का फोर्स है उसका उल्टा लगाना पड़ेगा, यानी that will be equals to mg into r cap, right। तो मान लो ये वाले के कारण ये थोड़ा सा ऊपर उठता है by an amount of dr वेक्टर, तो सिंपल सी बात है जो मैंने वर्क किया dw that will be equals to f external vector dot dr vector, and dr vector is nothing but dr into r cap, r cap is the unit vector। so मेरे पास ये आ जाएगा mg dr r cap dot r cap, ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो dw हो जाएगा mg into dr। एंड जो मेरा टोटल वर्क अगर कोई पूछेगा, डेल्टा W दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल mg dr फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन r1 टू द फाइनल पोजीशन r2। ये मेरा वर्क है, राइट। समझ में आया? यानी इन जनरल सिंपल सी बात है, ये जो वर्क है वो हमारा अगर डेल्टा यू के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, सो कैन आई से वन थिंग, लेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर, जिस कारण पे सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ds वेक्टर। तो ये जो वर्क करेगा वही तो सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो du इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। एंड ध्यान देना,
जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, सिस्टम जो लगा रहा है वो एग्जैक्टली उसका इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो सिंपल सी बात है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एफ सिस्टम इंटू डीएस वेक्टर। तो अगर कोई सिस्टम फोर्स लगाता है एफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डीएस वेक्टर, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा दैट कैन बी रिटन एज माइनस एफ सिस्टम इंटू डीएस वेक्टर। एंड इससे मैं एक चीज लिख सकता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल, कोई आर पे डिपेंडेंट अगर मैं देखूं, एफ आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ए टू द फाइनल पोजिशन बी। समझ में आया है? दिस इज द फोर्स ऑफ दैट कंजर्वेटिव सिस्टम। जो हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम है, वो कंजर्वेटिव सिस्टम जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, सो ये है हमारा डेल्टा यू और उसके फोर्स के बीच में संबंध। तो कहीं पर भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एसोसिएटेड होता है। एंड नॉन कंजर्वेटिव में मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एसोसिएट नहीं होगा, इन जनरल नहीं होता है, वो भी मैं लिख देता हूं। इन जनरल वी कैन नॉट डिफाइन potential energy for a non-conservative force। हम एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जनरली हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, राइट? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर मान लो मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये है मेरा पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी, राइट? सो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी इस तरीके से जाऊं, या पॉइंट ए से पॉइंट बी इस तरीके से जाऊं, या पॉइंट ए से पॉइंट बी इस तरीके से जाऊं, क्या उस बात पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी दो ही कारण पे पैदा होता है, या तो पोजीशन या तो कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ए और बी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इनिशियल पॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन हर केस में सेम है, और जो हमारा फाइनल पॉइंट का पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा तीनों केस में सेम है। तो सिंपल सी बात है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिफाइंड है, सो डेल्टा यू दैट इज इक्वल्स टू यूबी माइनस यूबी यूए will be path independent, एंड डेल्टा यू क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है तो बहुत सिंपल सी बात है, वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, work done against a conservative force is always path independent।
एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जितना भी काम किया जाएगा वो हमेशा हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होगा. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. ठीक है, यानी कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम है. मैं ये वाला बॉडी को सीधा ऊपर लेकर जाऊं हाइट एज पर, तो जितना वर्क करना पड़ेगा, मैं ऐसे घुमा के ले जाऊं, मैं ऐसे जाके फिर वापस आके फिर वापस आ जाऊं, डजंट मैटर. हर केस में जो हमारा वर्क होगा उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, वो हर केस में सेम होगा. यानी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होगा दैट विल बी ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. राइट? अच्छा, इसके मतलब मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं वर्क डन against a non-conservative force is always path dependent. मैं ये एक बार भी नहीं बोल रहा हूं. नॉन कंजर्वेटिव का जनरली पाथ डिपेंडेंट होता है, बट स्पेसिफिक एग्जांपल्स बन सकता है जहां पर हमारा जो वर्क डन है वो हमारा पाथ इंडिपेंडेंट हो जाए. पॉसिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है. राइट? तो देखो, कन्वर्स जो है वो हमारा ट्रू होगा, वो ऑलवेज जरूरी नहीं है. बट हां, अगर कंजर्वेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है जो हम लोगों का जो वर्क आएगा वो डेफिनेटली पाथ इंडिपेंडेंट तो आएगा ही आएगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. राइट? अच्छा, इस चीज का और एक इंप्लीकेशन है. वो क्या है? इन अ कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स, टोटल वर्क डन in a closed loop is always equals to 0. अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करने के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, यानी क्लोज लूप का मतलब है मैं कोई एक पॉइंट ए से जर्नी चालू करके गोल घूम के वापस में अगर पॉइंट ए पर आके पहुंचूं, तो इन दैट केस इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो हमारा टोटल डेल्टा डब्ल्यू फॉर मूविंग इन द लूप दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स. व्हाट इज द प्रूफ? ओके, सिंपली काम करो, अपनी मर्जी से कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लो. ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है. अच्छा, ये पार्ट 1 में डेल्टा W1 जो मैं वर्क करूंगा, वो सिस्टम जो मेरा वर्क है वो ए से बी जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. राइट? और पाथ 2 के लिए जो मेरा वर्क है, उसके लिए फाइनल पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट बी है.
सो दिस विल बी इक्वल्स टू UA माइनस UB, जो मेरा टोटल वर्क डन होगा डेल्टा W, that is delta W1 plus delta W2, and that will obviously come out to be equals to 0. तो क्लोज लूप में अगर कोई भी काम मेरा हो रहा है तो इन दैट केस हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं कोई बॉडी को यहां से h हाइट पे ले जाऊं और वापस h से मैं नीचे ले आऊं तो इन दैट केस जो टोटल वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी होगी दैट इज डेफिनेटली इक्वल्स टू 0, क्योंकि आधे हिस्से में मैं पॉजिटिव वर्क करूंगा और आधे हिस्से में मैं नेगेटिव वर्क कमिट करूंगा. अच्छा ना, बिना कोई दिमाग लगाए सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देना. एफ वेक्टर जो है वो है मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, और ये F1 फोर्स है, और F2 जो है वो है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप. तो which one of the two forces, which one of the two forces can be conservative? ये मेरा सवाल है. इन दोनों में से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, इसके बारे में हमें बताना है. तो यहां पर एक बार सब लोग सोचो, बस यहां पे बहुत सिंपल तरीका होता है, एक को प्रूफ कर दो जो वो पाथ फंक्शन ही है, स्टेट फंक्शन नहीं है, तो इन दैट केस वो वाला डेफिनेटली प्रूव हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव. हां, पाथ फंक्शन प्रूफ होने पर कंजर्वेटिव प्रूफ तो नहीं होगा, लेकिन एक चांस तो क्रिएट होगा जो कि वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव हो. तो ट्राई इट वंस, उसका मैं सॉल्व करता हूं. ओके